पार्टी का माहौल अब परवान चढ़ चुका था। महिलाओं की गपशप भी अपनी चरम सीमा पर थी। एक तरफ लोग शराब और जायकेदार कबाब का लुत्फ उठा रहे थे, तो वहीं माधुरी ने दूसरी तरफ आशना को भारी मुश्किल में डाल दिया था। माधुरी के मुंह से निकले हुए शब्दों से आशना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। माधुरी ने अपनी कोहनी को आशना से हल्का सा सटाया और मारते हुए उसे दोबारा बोली, गर्वित जीजू क्या करेंगे? ये बोलते हुए माधुरी ने आशना को आंख मारी और एक चतुर मुस्कान के साथ अपना मुंह पीछे करते हुए गर्वित को देखने लगी। इन सभी हरकतों से आशना माधुरी का असली मकसद पहचान चुकी थी। माधुरी गर्वित के जरिए आशना को नीचा दिखाना चाहती थी। माधुरी की बातों पर गर्वित यकीन करे या ना करे, इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो आशना की शक्ल से भी नफरत करता था। लेकिन माधव राज सिंधी के सामने गर्वित की नफरत सादगी और प्रेम में बदल जाती थी। लेकिन माधवराज सिंधी तो दूसरे मेहमानों में व्यस्त थे और दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहे थे। तो अगर माधुरी ने गर्वित को यहां बुला लिया तो गर्वित अपना गुस्सैल चेहरा लिए सभी के सामने आशना की इज्जत को नीलाम कर देगा और सभी को पता चल जाएगा कि गर्वित के मन में आशना के लिए कोई प्यार नहीं है। काफी चतुर चाल थी माधुरी की। भले ही आशना संजना की पहचान के साथ जी रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। और तो और अगर गर्वित वास्तव में माधुरी की बात मान भी लेता है और बाकी की महिलाएं आशना के लिए खड़ी नहीं होती है, तो गर्वित का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाएगा और उसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि माधुरी अपने मुंह से गर्वित को पुकार पाती कि तभी चीखते हुए और लड़खड़ाते हुए आशना ने अपना पेट पकड़ लिया। अरे संजना, तुम्हें क्या हुआ? एक लंबी सी औरत जो ठीक आशना के पास खड़ी थी उसकी ओर आई और पूछने लगी, मेरा पेट बहुत जोर से दुख रहा है। आशना दर्द के बादलों में खो चुकी थी। ये बोलते हुए उसकी आवाज कांप उठी, लेकिन किसी ने भी उसकी नम आंखों में शीतलता के संकेत पर ध्यान नहीं दिया। अगर माधुरी ने आशना को कसकर नहीं पकड़ा होता तो शायद आशना अभी जमीन पर होती। दूसरों की आंखों में संजना और माधुरी अच्छी बहनें हैं जो एक दूसरे का काफी ध्यान रखती है, लेकिन आशना जानती थी कि माधुरी को डर था कि वो उसके चंगुल से भाग निकलेगी और उसकी योजना विफल हो जाएगी। इसलिए माधुरी ने आशना को कस के पकड़ रखा था। अब चूंकि माधुरी ने आशना के बाजू को कस के पकड़ रखा था तो आशना नीचे नहीं बैठ सकती थी। इसलिए उसने अपने आप को दूसरी तरफ और झुकाने की कोशिश की, जिसकी वजह से माधुरी का भी संतुलन बिगड़ गया और आशना पेट को पकड़ते हुए दर्द के और बढ़ जाने का नाटक करने लगी, जिससे माधुरी की नजरें गर्वित से हट गई और उसे वो नहीं पुकार पाई। आजू बाजू के लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आशना और माधुरी के बीच क्या चल रहा था। उन सभी को ऐसा लग रहा था कि माधुरी अपना संतुलन नहीं बना पाई जब आशना अचानक दूसरी ओर नीचे की तरफ दर्द के मारे झुकी, और इस वजह से सभी माधुरी को नजरअंदाज करते हुए आशना के लिए चिंता जाहिर करने लगे। तुमको अचानक पेट में दर्द कैसे होने लग गया? संजना, तुम्हें दर्द कहां हो रहा है? आशना के कानों में अब दूसरी औरतों के सवालों की लड़ियां पिरोई जा रही थी। माधुरी भली भांति जानती थी कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन आशना की छोटी सी चाल ने माधुरी की योजना को नष्ट कर दिया था। भले ही माधुरी नाराज थी कि आशना ने उसकी योजना विफल कर दी और लोगों के बीच ध्यान का केंद्र बन गई है, इसके बावजूद माधुरी ने चिंता जाहिर करने का नाटक किया और व्याकुल होते हुए पूछा, मेरी प्यारी बहन संजना, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम इतना कांप क्यों रही हो? क्या तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है? हाँ, देखो हम तुम्हारे लिए इतने चिंतित हैं कि हम कॉल करना ही भूल गए। कोई जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। माधुरी के ये बोलने से सबका ध्यान एम्बुलेंस और हॉस्पिटल की तरफ गया और भीड़ में सभी अपना फोन निकालने लगे। आशना ने अपना पेट पकड़ते हुए दर्द में होने का नाटक जारी रखा और बड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता कैसे नहीं हो सकती? चंद सेकंड्स के बाद माधुरी दोबारा बोली, और अगर तुम्हें हॉस्पिटल नहीं भी जाना है तो भी हमें किसी न किसी डॉक्टर को तो तुम्हारी जांच के लिए बुलाना ही पड़ेगा। मैं ठीक हूं मैं। आशना ने ये बोलते हुए एक लंबी सांस भरी, मानो जैसे उसके पेट में अचानक से दर्द हो रहा हो। बस कुछ पल रुकने के बाद आशना
एक नए बहाने के साथ आई जिसमें डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता था। पीरियड्स, मासिक धर्म। ये सुनने के बाद वहां खड़ी सभी औरतों ने चिंता के बादलों को हटाते हुए राहत की सांस ली और व्याकुलता को निष्क्रिय किया। आशना को डर था कि इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए कहीं गर्वित और माधवराज सिंधी वहां आ न जाए। इसलिए आशना ने जल्दी से कहा, मैं माफी चाहती हूं कि मेरे इस अचानक हुए दर्द की वजह से आप सभी को काफी तकलीफ हुई, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये बोलते हुए आशना ने एक दर्द भरी मुस्कान दी और सभी को अलविदा कहते हुए, मुझे ऊपर आराम करना चाहिए, आप सभी पार्टी एंजॉय कीजिए। चूंकि आशना बहुत तकलीफ में थी, इसलिए माधुरी के पास अब उसे रोकने की कोई ठोस वजह नहीं थी। भले ही वो आशना को जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए अब उसे एक नई योजना बनानी थी। मेरी बहन संजना, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर चलूं? हालांकि संजना की वजह से माधुरी ने कई बार गर्वित से बात की थी, लेकिन वास्तविकता में वो दोनों एक दूसरे से काफी अनजान थे। अगर संजना वहां नहीं होती तो माधुरी को गर्वित से बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा। आशना समझ गई थी कि माधुरी ऊपर चलने का अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहती थी, जिससे कि वो किसी भी तरह गर्वित से टकरा जाए और उसकी मुलाकात हो जाए। अगर आशना मान गई तो उसकी ये छोटी सी चाल, जिसकी वजह से वो इस मुसीबत से बाहर निकली है, वो व्यर्थ पानी में बह जाएगा। नहीं, आशना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जब आशना मना करने की कोई तरकीब सोच ही रही थी कि उसने सामने से सुमित्रा दाई को आते हुए देखा, जो मेहमानों को तरह तरह के व्यंजन परोस रही थी। सुमित्रा दाई के पास आते ही आशना ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें रोका और माधुरी को एक गहरी मुस्कान देते हुए कहा, माधुरी, सुमित्रा दाई मेरा ख्याल रख लेगी, तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आशना सुमित्रा दाई की तरफ मुड़ी और उन्हें समझाते हुए कहने लगी, सुमित्रा दाई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऊपर ले चलने में मदद कीजिए। ये बोलते हुए आशना की नजरें माधुरी की आंखों में थी, जो अब रंग बदल रही थी। आशना ने माधुरी की आंखों में अपने लिए क्रोध और घृणा को महसूस किया। आशना ने सभी चीजों से ध्यान हटाया और अपने हाथ से पेट को हल्का हल्का दबाते हुए सुमित्रा दाई के साथ ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही आशना और सुमित्रा दाई बड़े राजमहल में गर्वित और उसके बेडरूम में पहुंचे तो आशना ने सुमित्रा दाई को जाने के लिए कह दिया, क्योंकि पीरियड्स, मासिक धर्म तो सिर्फ एक बहाना था माधुरी की योजना को विफल करने का, और दादाजी के जन्मदिन होने के कारण सुमित्रा दाई को खूब काम भी होंगे। सुमित्रा दाई आशना के लिए काफी परेशान थी। जाने से पहले उन्होंने कई बार आशना से सुनिश्चित करने को कहा कि क्या यह सिर्फ पीरियड्स, मासिक धर्म का दर्द है। बेडरूम का दरवाजा बंद करते हुए सुमित्रा दाई नीचे चली गई। अब चूंकि आशना सभी के सामने बीमार होने का नाटक कर चुकी थी, इसलिए उसे अब इसे और असली दिखाना था, तो उसने अपने जूते उतारते हुए वो बिस्तर में जा घुसी। बिस्तर में घुसते ही उसे बिस्तर के मखाद भी आशना को लेकर काफी परेशान थी और उन्होंने नौकर से आशना के लिए अदरक वाली चाय बनाने को कहा। सुमित्रा दाई चाय ऊपर लेकर जाने वाली थी कि तभी सामने से माधवराज सिंधी आए और बोले, सुमित्रा, ऊपर कौन है? संजना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सुमित्रा दाई ने जवाब दिया। संजना? माधवराज सिंधी को यह सुनते ही झटका लगा और इधर उधर देखने के बाद गर्वित की तरफ इशारा किया, जो किसी और से बात करने में उलझा था, और सुमित्रा दाई से कहा, उसे ऊपर लेकर जाने दो और देखने दो कि संजना ठीक महसूस कर रही है या नहीं। यह सुनते ही एक ही सेकंड के लिए सुमित्रा दाई सदमे में चली गई, लेकिन उसके बाद गर्वित की तरफ बढ़ने लगी जब उन्हें माधवराज सिंधी के इरादों का एहसास हुआ। सुमित्रा दाई के आदेशानुसार गर्वित ने माधवराज सिंधी को देखा, जो अपने हाथों में तलवार लिए अपने मेहमानों से वार्ता कर रहे थे, लेकिन गुप्त रूप से उनकी पैनी नजरें गर्वित पर टिकी थी। जाहिर सी बात है, वो गर्वित की प्रक्रिया देख रहे थे। गर्वित को इसकी भनक लग चुकी थी, लेकिन गर्वित एकदम शांत और बिना किसी भाव के बस खड़ा रहा। पीछे मुड़ते हुए उसकी नजर उस अदरक वाली चाय के कप पे गई, जिसे सुमित्रा दाई काफी समय से अपने हाथों में लिए खड़ी थी। गर्वित ने उस चाय के कप को उठाया और बिना कुछ बोले बस ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब से आशना
संजना की परछाई बनी थी, उसने कभी भी बड़े राजमहल में रात नहीं बिताई थी। ये पहली बार था जब आशना अपने बेडरूम में आई थी, जिसे माधवराज सिंधी ने गर्वित और संजना के लिए बनवाया था। कमरे में अकेले होने की वजह से आशना ऊब चुकी थी। मुलायम बिस्तर पर लेटे हुए और मधुर संगीत का आनंद लेते हुए आशना बस कमरे को निहार रही थी। शायद ये वही कमरा है जिसमें गर्वित ने अपनी उभरती जवानी जी थी। कमरे में गर्वित द्वारा जीते हुए काफी इनाम थे, जो कई खेलकूद स्पर्धा और पढ़ाई से जुड़े हुए थे। कमरे में गर्वित की कोई भी तस्वीर नहीं थी। आशना ने अपनी नजरों को इधर उधर घुमाया तो उसे बेड टेबल पर एक ग्रुप फोटो दिखी। वो गर्वित के स्कूल के आखिरी साल की तस्वीर थी। आशना ने पहली नजर में ही गर्वित को आखिरी पंक्ति के बीच में बैठा हुआ ढूंढ निकाला, जहां सभी 40 बच्चों ने एक जैसी ड्रेस पहन रखी थी। उस फोटो में गर्वित की त्वचा काफी चमकदार थी। चूंकि फोटो शायद ग्राउंड में लिया गया था, इसलिए उसकी त्वचा प्रकाश से युक्त थी। सभी बच्चे उस फोटो में कैमरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सिर्फ एक गर्वित ही था जो अनुपस्थित मन के साथ बाईं तरफ देख रहा था। गर्वित के इस लुक ने आशना को उस रात के रिएक्शन की याद दिला दी थी, जब गर्वित ने आशना को अपनी बाइक पे हॉस्टल छोड़ा था और आशना ने गर्वित से कहा था कि क्या तुम कल फ्री हो? मैं चाहती हूं कि तुम कल मेरे साथ मूवी देखने चलो। और उस वक्त गर्वित मानो बर्फ की तरह जम गया था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी कोई उसे इस तरह चलने के लिए कहेगा। हालांकि आशना को एहसास हुआ कि उसने वो सब कहने के बाद क्या किया था। बस यही सोचते हुए वो शर्मा गई और अपने लाल गालों के साथ गर्वित को उस फोटो में एकटक निहारती रही। आशना को बहुत अच्छे से याद था कि उस वक्त भी गर्वित अनुपस्थित मन के साथ उस दिशा में देख रहा था, जैसा इस फोटो में देख रहा है। काफी देर तक एक जवान लड़का और लड़की चुप्पी साधे रहे और थोड़ी देर बाद आशना ने शर्माते हुए अपनी नजरों को नीचे झुका लिया था। आशना ने अपने कपड़ों को कस के पकड़ रखा था और बेसब्री से गर्वित के जवाब का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब बहुत देर तक उसे गर्वित से कोई उत्तर नहीं मिला तो आशना निराश हो गई थी। क्या गर्वित ने आशना को अस्वीकार किया था? लंबे समय के इंतजार में आशना अब गर्वित के जवाब की सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी और निराशा के साथ बस रोने ही वाली थी और अपने हॉस्टल में जाने ही वाली थी कि तभी गर्वित ने अपने पलकों को झपकाया और काफी देर तक एक ही स्थान पे खड़े रहने के बाद कहा, कितने बजे? ये सुनते ही आशना एकदम हक्की बक्की रह गई और उसके शरीर में ऊर्जा की चिंगारी दौड़ने लगी थी। जब 1 मिनट तक आशना की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला तो गर्वित ने ही पहल करते हुए कहा, 3 बजे कैसा रहेगा? आशना इस तरह सपनों की दुनिया में खो गई थी। उसे एहसास भी नहीं हुआ था कि गर्वित ने क्या कहा है। लेकिन जब गर्वित ने पूछा कि क्या वो 3 बजे के लिए तैयार है, तो आशना ने बस अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। आशना की गर्दन को हाँ में हिलता देख गर्वित बिना कुछ बोले बस वहां से चला गया। आखिर क्या हुआ होगा आगे? कैसे जाएगी गर्वित और आशना की पहली डेट? क्या पहली डेट में ही संबंध खराब होंगे या प्यार का परवान चढ़ेगा? क्या होगा जब गर्वित चाय का कप लेकर कमरे में दाखिल होगा? क्या आज की रात भी आशना के लिए कयामत की रात होगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान।